Welcome to Ayurvedic Pathshala. If you like the videos, hit like and subscribe and keep watching. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि अनीमिया में क्या हमारा वर्क प्लान रहना चाहिए ताकि हम एक प्रॉपर डायग्नोज बना सकें और डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग हम एक प्रॉपर ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकें। तो उसके लिए आज हम बात करेंगे। तो उस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम अनीमिया के पेशेंट के लिए टेस्ट करवाते हैं तो वहां पे आप देखते होंगे कि टेस्ट में आता है, लिखा हुआ है मैक्रोसिटिक अनीमिया, माइक्रोसिटिक अनीमिया, है ना। तो ये सेल्स दिखते कैसे हैं, इन पिक्चर कैसे दिखते हैं वो हम देख लेते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपसे अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ कि टाइप्स ऑफ अनीमिया कौन से होते हैं, उसमें ये टर्म्स हमने देखी थी। तो मैक्रोसिटिक होता है जब जो आरबीसी है उसका साइज बड़ा होता है नॉर्मल साइज से। माइक्रोसिटिक जब साइज जो है नॉर्मल साइज से छोटा होता है। और नॉर्मल साइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कितना होता है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि नॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी कितना रहता है। हाइपोक्रोमिक होते हैं जब आरबीसी में हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट है। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हाइपोक्रोमिक। क्रोमा वर्ड इज यूज्ड फॉर कलर, राइट? तो उसे हाइपोक्रोमिक कहते हैं। अगर आरबीसी के सेंट्रल रीजन में बिल्कुल पैलर हो तो और सेल जो है माइक्रोसिटिक हो तो उसे बोलते हैं स्फीरोसाइट। अगर हाइपोक्रोमिक है और सेंटर में ही हीमोग्लोबिन है देन इट इज टारगेट सेल। ये कुछ टर्म्स लिखी हुई आती हैं। देन सेम देयर आर लेप्टोसाइट्स। इलिप्टोसाइट्स होते हैं जिसमें शेप ऑफ सेल है वो कैसे हो जाती है, जैसे सिगार होता है वैसी हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं। जो फर्स्ट पिक्चर है ये पिक्चर ये दिखा रही है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हियर यू कैन सी, देखो सेल्स जो है वो क्या है, स्मॉल इन साइज और हाइपोक्रोमिक, बीच से बिल्कुल पेल है। तो दीज आर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। Second picture here, this is showing macrocytic normochromic anemia. Normochromic anemia है, normally stained है और cells जो है वो भी बड़े हैं। तो this is macrocytic normochromic anemia. And here it is normocytic normochromic. Chroma is normal, but जो cells का size है that is also normal. This is the shape of leptocytes. You can see यहाँ पे जो center का part है ये बिल्कुल oval shape है और ये हाइपोपिगमेंटेड पार्ट है ओवल शेप का। दीज आर लेप्टोसाइट्स। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सेल्स हैं वो बिल्कुल सिगार शेप के हैं। देखा जैसे राइस होता है वैसे हैं ये छोटे छोटे सेल्स हैं जो सिगार शेप के हैं। दीज आर एलिप्टोसाइट्स, इलिप्टिकल शेप के हैं। Here again in this picture you can see this first, now you can guess that this first picture is hypochromic microcytic and this second picture is macrocytic, right? And this picture C is normochromic normocytic. And here you can see picture D. इसमें कुछ normal cells हैं, कुछ बिल्कुल pale हैं. This is called dimorphic pattern. क्या बोलते हैं इसको? Dimorphic pattern. Again here you can see these are spherocytes. बिल्कुल round oval हैं, densely stained हैं. Right? These are spherocytes. जो densely stained हो वो कौन से हो जाते हैं? Spherocytes और बिल्कुल round होते हैं. Here again, picture. You can see the first picture. This triangular shaped cell, this is RBC, and these are schistocytes. Right? Here you can see these are schistocytes. All these triangular shaped cells. Right? यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे बिल्कुल लाइक जैसे ड्रॉप होता है, टीयर का ड्रॉप होता है वैसे हैं. These are tear shaped RBCs. These are ड्रॉप की तरह होते हैं, माइक्रोसिटिक रहते हैं, टीयर शेप्ड आरबीसीज। और यहाँ पे ये जो लेप्टोसाइट्स हैं वैसे ही बीच में ये स्टोमेटा की तरह रहता है, स्लिट लाइक एरिया है। These are स्टोमेटोसाइट्स। अब जो सेल्स में स्पाइक्स निकले रहते हैं, 5 से 10 स्पेक्यूल्स रहते हैं, these are अकेंथोसाइट्स, राइट? These are अकेंथोसाइट्स। अगर यही सेल्स जो हैं इनके जो स्पिक्यूल्स हैं ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, तो अनइवन से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। और ये इवनली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड रहे देन दीज आर कीनोसाइट्स। दीज आर कीनोसाइट्स।
और बिल्कुल ये सिकल की तरह जो शेप हो जाती है, दीज आर सिकल सेल आरबीसीज। तो ये कुछ पैथोलॉजिकल आरबीसीज बॉडी में पैथोलॉजिकल कंडीशंस में प्रेजेंट हो सकते हैं। नाउ फर्स्ट स्टेप इज टू डायग्नोज अनीमिया। तो जब भी हमें वर्कअप करना है, आपको जरूरी है कि आप डायग्नोज करें कि पहले पेशेंट को अनीमिया है या नहीं। और वो किस पे डिपेंड करता है कि अनीमिया है या नहीं? दैट डिपेंड्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। जब पेशेंट आता है, आप सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लो, राइट? मेल चाइल्ड है तो उसकी भी हिस्ट्री उसके अकॉर्डिंग लो। फीमेल है तो अगर प्यूबर्टल एज में है तो उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी साथ में लेनी होती है हमें, है ना? तो हिस्ट्री पे जरा डिपेंड करता है, उसकी डाइट कैसी है ना? कोई प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई है, ये देखना है। कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है उसे पहले से, ताकि जिससे कि उसको अनीमिया हो सकता है। कोई और डिजीज तो नहीं है जैसे पाइल्स, राइट? उन कंडीशंस में ज्यादातर अनीमिया मिलता है। कोई हेमरेजिक कंडीशन तो नहीं है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। ये सारी चीजें हमने देखनी है, ठीक है? हिस्ट्री प्रॉपर लेनी है। मदर एनीमिक तो नहीं है, अगर न्यू बॉर्न है तो देखना मदर एनीमिक तो नहीं है, क्योंकि मदर से ही तो सारा आयरन स्टोर बच्चे को जाना है। तो मदर एनीमिक तो नहीं है, वो भी देखना है। साथ में और जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं बच्चों में, दैट इज वर्म इन्फेस्टेशन की हिस्ट्री तो नहीं है, डीवर्मिंग टाइम पे होती है या नहीं, ये देखना। अगर नहीं है तो आपको डीवर्मिंग करनी पड़ती है। तो वर्म इन्फेस्टेशन तो नहीं है, ये चेक करना है। अदर देन दिस इम्पोर्टेंट इज स्पाइका ना, बच्चे को मिट्टी खाने की आदत तो नहीं है। जो बच्चे मिट्टी खाते हैं, सॉइल या फिर जो दीवारों से सीमेंट खाते हैं बच्चे, उन बच्चों में उस कंडीशन को बोलते हैं पाइका। उन बच्चों में भी अनीमिया जो है वो प्रीडिस्पोज होता है। तो पहले हमें ये सारी हिस्ट्री लेनी है कि उसको अनीमिया हो सकता है कि नहीं। आफ्टर टेकिंग हिस्ट्री व्हाट वी डू इज एग्जामिनेशन है। उसके बाद हम जाते हैं एग्जामिनेशन पे। एग्जामिनेशन करनी है बच्चे की कि उसकी स्किन कैसी है, स्किन पेल है, पिंक है, वाइट है, येलो है, कैसी है। तो उसकी स्किन का कलर देखते हैं। आईज चेक करते हैं बच्चे की, आईज का कलर कैसा है। उसे किसी तरह की पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम तो नहीं है, थकान जल्दी तो नहीं होती है। ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद हम उसको भेजते हैं फॉर टेस्टिंग, ठीक है? तो टेस्ट कराने के लिए फिर हम क्या करवाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट इज HB, है ना, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लेवल पर WHO ने डिवाइड किया है। HB ग्राम परसेंटेज कराते हैं हम, ग्राम्स पर DL में होता है ये। HB ग्राम पर DL में होता है। ये WHO ने क्राइटेरिया दिया है एडल्ट्स में, इफ इट इज लेस देन 12.5 ग्राम पर DL देन द पर्सन इज एनीमिक। और बच्चों में 6 मंथ से 6 साल तक के बच्चे अगर लेस देन 11 है देन दे आर अनीमिक। और 6 साल से 14 साल तक के बच्चे लेस देन 12 है देन दे आर अनीमिक। फिर उन कंडीशंस में हमें अनीमिया को डायग्नोज करना है। तो पहले आप HB करा के देखते हैं कि उसको अनीमिया है या नहीं, और फिर उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हो, उसकी एग्जामिनेशन करते हो, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप देखते हैं कि आपको पर्टिकुलर कौन सी पाथ पे चलना है ताकि आप एक प्रॉपर डायग्नोज बना सकें, बिकॉज देर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस ऑफ बीइंग अनीमिक। तो हमें पैथोजेनेसिस इन्वेस्टिगेट करनी है। और ये सारी पैथोजेनेसिस किस पे बेस्ड होती है? जो आपने पहले हिस्ट्री ली है पेशेंट की कंप्लेन पे और उसकी इन्वेस्टिगेशंस पे, है ना? कंप्लेन पे उसका HB लेवल, ये सारा देखने के बाद उसका एग्जामिनेशन करते हो। उसके बाद आप एक डायग्नोज पे पहुंचते हो कि यस देयर कैन बी समथिंग रॉन्ग विद द पर्सन। जब आप इन्वेस्टिगेशन कराते हो देन यू गो फॉर सम पर्टिकुलर टेस्ट। वन इज HB, ठीक है? यू कैन ऑल्सो गो फॉर CBC, यू कैन गो फॉर वेरी इंपॉर्टेंट पेरिफेरल ब्लड फिल्म, ठीक है? जो CBC पढ़ सकते हैं वो पेरिफेरल ब्लड फिल्म कई बार नहीं भी करवाते हैं। तो CBC में आपने देखा होगा 3 चीजें आती हैं, MCV, MCH, MCHC। MCV इज मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, MCH is mean corpuscular hematocrit and MCHC is mean corpuscular hematocrit concentration, ठीक है? तो ये एक नॉर्मल रेंज है। MCV अगर 84 से 96 FL है then this is नॉर्मोसिटिक सेल। वॉल्यूम है, हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मोसिटिक साइज ऑफ द सेल की बात हो रही है। अगर ये लेस देन 84 हो तो माइक्रोसिटिक हो जाता है, लेस देन 84 इज माइक्रोसिटिक।
और मोर देन 96 हो तो मैक्रोसिटिक। ठीक है। MCH इज हेमेटोक्रिट, बीच में हीमोग्लोबिन, दैट इज 26 to 36 pg। अगर इससे लेस हो देन इट इज हाइपोक्रोमिक। वैसे ही MCHC होता है 30 to 36%, अगर ये लेस देन दिस हो तो हाइपोक्रोमिक सेल मिलता है। तो देयर आर द कंडीशंस जब माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक कंडीशंस होंगी। कुछ ऐसी कंडीशंस होते हैं जिनमें क्या मिलेगा हमें, माइक्रोसिटिक सेल एंड हाइपोक्रोमिक सेल। तो उन कंडीशंस में हमें अब और ज्यादा टेस्ट करवाने होते हैं। अगर आपको लगता है CBC में माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक आया है सेल, या फिर आपने PBF कराया, पेरिफेरल ब्लड फिल्म करवाई, और उसमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक उसकी रिपोर्ट्स आती हैं, तो in that condition you go for two other tests, that is serum iron and total iron binding capacity. Serum iron and TIBC, total iron binding capacity. और bone marrow iron, it depends on your perception, आपकी हिस्ट्री पे कि आप करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, according to the budget of the patient and according to the need of the patient आपको bone marrow iron करवाना होता है। अगर सीरम आयरन भी लो है, आयरन स्टोर्स लो है, इसका मतलब अगर सीरम आयरन लो है इट मींस आयरन स्टोर कम है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है ना। तो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इज हाई, लेकिन आयरन ही बॉडी में कम है, बाइंडिंग कैपेसिटी इज ओके। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आयरन डिप्लीट हो रहा है ना। तो इट मींस द कंडीशन इज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो सबसे पहले जब भी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है, हम ये पहली कंडीशन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ही टारगेट लेके चलते हैं। हम क्या करते हैं, पेशेंट को किस पे डालते हैं, ऑन आयरन थेरेपी फॉर 1 to 2 months। उसके बाद उसका HB लेवल फीड करवाते हैं। इफ इट इम्प्रूव्स देन इट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फॉर श्योर। अगर उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आती है देन यू हैव टू गो फॉर फर्दर टेस्ट। ठीक है। अगर सीरम आयरन भी कम है और आयरन बाइंड भी नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, ठीक है, एक तो सीरम आयरन भी डिप्लीटेड है और दूसरी तरफ जो आयरन है उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी भी नहीं है हीमोग्लोबिन से। ठीक। तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो आप कितना भी आयरन देते जाओ, आप इस सीरम आयरन को इंक्रीज भी कर दोगे फिर भी बाइंड नहीं कर पाएगा, राइट। तो ऐसे में आप आयरन देते रहोगे, इट विल बी अनरिस्पॉन्सिव टू आयरन थेरेपी। इट मींस देयर आर सम कंडीशंस ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अगर सीरम आयरन ज्यादा है, आयरन कैपेसिटी नॉर्मल है, बोन मैरो आयरन भी नॉर्मल है, लेकिन आपको रेटिकुलोसाइटोसिस मिलता है, रेटिकुलोसाइट ज्यादा मिलते हैं और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मिलता है, then it is thalassemia major. If serum iron is normal, total iron binding capacity is also normal, bone marrow iron थोड़ा सा depleted है, लेकिन PBF में, peripheral blood film में आपको basophilic stippling मिलती है, then it is the case of lead poisoning. अगर basophilic stippling मिलती है, then is high. अगर सीरम आयरन हाई है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी नॉर्मल है, जैसा कि थैलेसीमिया मेजर में भी होता है, लेकिन आपको पीबीएफ में रेटिकुलोसाइटोसिस की जगह पे क्या मिल रहा है, रिंग सिड्रोब्लास्ट, देन दिस इज सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। अगर सब कुछ नॉर्मल है तब हम क्या करवाते हैं कि बच्चे को किसी न किसी तरह की हीमोग्लोबिनोपैथी हो सकती है। तो ये सारी चीजें हमारे इन 4 टेस्टों पे डिपेंड करती हैं, HB लेवल एंड PBF, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, CBC एंड PBF, राइट। CBC में आपको पता चल जाता है किस टाइप का अनीमिया हो सकता है, PBF में आपको शेप ऑफ सेल्स पता लग जाती है, और उस बेसिस पे फिर आप टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी और सीरम आयरन करवा सकते हैं, एंड यू कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट एंड यू कैन इजिली डायग्नोज विद द हेल्प ऑफ दीज। मैक्रोसिटिक कंडीशंस हैं, अगर आपको मैक्रोसिटिक सेल मिलते हैं पीबीएफ में, आपने पेरिफेरल ब्लड फिल्म में, तो देयर आर सम पर्टिकुलर कंडीशंस जिनमें कि मैक्रोसिटिक सेल्स ही मिलते हैं, लाइक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 रहती है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, ड्रग्स अफेक्टिंग डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो इनहेरिटेड हो चाहे ड्रग रिलेटेड हो, लीवर डिजीजेस में, हाइपोथायरॉयडिज्म में, हाइपोपिट्यूटरिज्म में, रेटिकुलोसाइटोसिस में, अगर ए प्लास्टिक एनीमिया है उन कंडीशंस में हमें मैक्रोसिटिक एनीमिया मिलता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिनमें सेल्स का जो साइज है दैट विल बी लार्ज, लार्ज साइज मिलेगा आरबीसी का, ठीक है।
तो इस तरह से आप डायग्नोज कर सकते हो कि पर्टिकुलर कौन सी कंडीशन की तरफ पेशेंट आपका लैंड कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग यू कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पर्टिकुलरली होता है, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को लेके चले हुए हैं, तो वहां पे मैंने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डिस्कस किया है और साथ में ही उनकी ट्रीटमेंट भी डिस्कस की है कि आपने कब आयरन देना है, कितना देना है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। साथ में जरूर बताते रहिए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, इंफॉर्मेटिव है या नहीं है। कोई भी डाउट है इन वीडियोस को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टिल देन यू कैन go through this lecture. Take care. I will be there with new lectures also. Thank you.